नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। पुरानी कहावत है, बुरे दिनों में साया भी साथ छोड़ देता है। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र की राजनीति में आए और कांग्रेस धीरे धीरे रसातल में जाने लगी, बहुत सारे कांग्रेसियों ने अपनी विचारधारा को त्यागा और पूरी बेशर्मी के साथ वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बहुतों के लिए कहा जाता है, माना जाता है कि उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनके दामन में भ्रष्टाचार के, करप्शन के ऐसे दाग थे जो केवल बीजेपी की सुपर स्पेशल वॉशिंग मशीन में ही धुल सकते थे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो ऐसी आशंका थी, ऐसा कहा जाता है कि उन पर ईडी, सीबीआई इत्यादि एजेंसियां धावा बोल देती। बहरहाल एक ऐसे ही नेता इन दिनों और नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब कांग्रेस के दिन फिर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छी रही। राहुल गांधी एक परिपक्व नेता की तरह सामने आ रहे हैं। फिर भी एक नेता ऐसे हैं जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अब तरीका ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार कांग्रेस उन्हें विदाई दे, एक्सपेल करे, धक्का देकर बाहर निकाले और भाजपा उनको गले लगा ले। ये ऐसे नेता हैं जो सामान्य बातें नहीं बोलते हैं। वो जो बोलते हैं उनके हर वाक्य में एक संकेत छुपा होता है। मैं बात कर रहा हूँ शशि थरूर की। केरल में अगले साल चुनाव हैं और शशि थरूर केरल से आते हैं, वहाँ के सांसद हैं। उनके बोल पिछले कुछ समय से बिगड़े हुए हैं। इस संदर्भ में बिगड़े हुए हैं कि वे कुछ बातें ऐसी कह देते हैं जो कांग्रेस को खटक जाती है। उनके शब्द अक्सर वैचारिक बहस का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कहते हैं उसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और ये टाइमिंग बताती है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह केवल उनके सिद्धांत के आधार पर नहीं है, बल्कि उनकी रणनीति भी है। यही कारण है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले 31 अक्टूबर के दिन उनका एक लेख सामने आया जो उन्होंने वंशवाद पर लिखा, और यह लेख सीधे सीधे गांधी नेहरू परिवार का नाम लेकर कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसको टारगेट करता स्पष्ट नजर आता है। ये बात अपने आप में नई नहीं है, लेकिन इसका समय, इसकी भाषा और इसका निष्कर्ष शशि थरूर को एक साधारण असंतुष्ट नेता से अलग करके सामने रखता है। वैचारिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो उनके लेख का असर अलग ही होता है। उनके इस लेख ने कांग्रेस खेमे में बेचैनी पैदा की और भाजपा निश्चित रूप से खुश हुई होगी, क्योंकि भाजपा को वंशवाद की बहस हमेशा अपने विरोधियों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने को मिल जाती है। लेकिन यह हथियार कांग्रेस का ही एक वरिष्ठ सांसद उठाए, और वह भी शशि थरूर जैसा सांसद उठाए, और ऐसे समय में उठाए जब एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदी पट्टी के राज्य में चुनाव चल रहे हों, तो इसका संदर्भ समझना जरूरी हो जाता है। इस बात को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि शशि थरूर की यात्रा आखिर है क्या। शशि थरूर 1956 में जन्मे। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस, जो बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ का एक स्कूल है इस यूनिवर्सिटी का, फ्लेचर स्कूल। वहाँ से उन्होंने मात्र 22 वर्ष की उम्र में पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। ये असाधारण शैक्षिक योग्यता है, और इसी उपलब्धियों के कारण इस पीएचडी को पाने के बाद वो सीधे इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन गए। 1978 में यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ में उनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में संयुक्त राष्ट्र संघ के काम किया, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर सेक्रेटरी जनरल तक वे बन गए, यानी कि शीर्ष तक जा पहुंचे। 2006 में वे भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव पद की दौड़ में शामिल हुए। जीते नहीं, लेकिन नंबर 2 रहे, और यहीं से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। वे भारत में भी पहचाने जाने लगे। यही अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है
वो शशि थरूर के व्यक्तित्व और उनके सार्वजनिक जीवन की रीढ़ कही जा सकती है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वे भारत में आ गए, कांग्रेस में शामिल हो गए और 2009 में कांग्रेस का टिकट पाकर वे चुनाव जीत लोकसभा पहुंच गए। मनमोहन सिंह जी की दूसरी सरकार में, यूपीए सरकार में, वे विदेश राज्य मंत्री बने और जब वो विदेश राज्य मंत्री बने, जो उनकी स्टाइल थी कम्युनिकेट करने की, वो नई जनरेशन को, पढ़ी लिखी जनरेशन को, अभिजात्य वर्गों को बहुत भाई। ट्विटर आ चुका था, वो आप कह सकते हैं कि वो देश के पहले ट्विटर मिनिस्टर बन गए। वो ट्वीट करते थे जो चर्चा का विषय बनता था। वह ऐसी दुनिया से आए जो अंग्रेजी बोलने वालों की दुनिया थी, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, अंग्रेजी की चमक, अभिजात्य चमक उनके साथ थी और आप कह सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय अभिजात्यपन उनके साथ हिंदुस्तान आया। शहर के जो शहरी भारतीय हैं, जो मध्यम वर्ग है, उच्च मध्यम वर्ग है, उनको शशि थरूर बहुत अच्छे लगने लगे और कांग्रेस को भी एक ऐसे बुद्धिजीवी की ज़रूरत थी। लेकिन कहा जाता है राजनीति का रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। 2010 में आईपीएल कोच्चि से जुड़े विवाद के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा। 2012-14 में मनमोहन सिंह जी ने उनको फिर केंद्र सरकार में शामिल कर लिया और वो दोबारा मंत्री बने। शशि थरूर 4 बार केरल के तिरुअनंतपुरम से सांसद चुने गए हैं और आज भी उनकी गिनती कांग्रेस के सबसे शिक्षित, चर्चित और इंटरनेशनल थॉट प्रोसेस को समझने वाले नेताओं में की जाती है। 2014 में लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे थरूर की तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही गाड़ी या उड़ान डिरेल हो गई, लड़खड़ा गई। उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत ने उनके जीवन में भूचाल ला दिया और ये उनके जीवन में ही भूचाल नहीं आया, ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लीला होटल दिल्ली का एक 5 सितारा होटल है जहां पर पति पत्नी उन दिनों रह रहे थे क्योंकि उनका घर रेनोवेशन में था, ऐसा बताया जाता है। इस लीला होटल के कमरे में सुनंदा पुष्कर की मृतदेह पाई गई। शुरुआती जांचों में, पुलिस की कार्रवाई में, मीडिया की अटकलें, आप जानते हैं आजकल का मीडिया कितनी नॉनसेंस तरीके से रिपोर्टिंग करता है, कोई तथ्य नहीं होते हैं। सुशांत राजपूत के केस में आप देख चुके हैं किस प्रकार अर्नव गोस्वामी टाइप के जो मीडिया के पोस्टर बॉय हैं, उन्होंने रिया चक्रवर्ती के साथ कितना अन्याय किया, किस प्रकार की घटिया रिपोर्टिंग करी। तो सुनंदा पुष्कर की जो आत्महत्या थी, उसको लेकर भी नाना प्रकार की बातें कही गई। भारतीय जनता पार्टी मैदान में कूदी थी, शशि थरूर पर बहुत आरोप लगाए थे, जिस कारण शशि थरूर का सार्वजनिक जीवन बहुत ही खराब हो गया। कुछ भाजपा नेताओं ने तो इसको संदिग्ध बताया, इस आत्महत्या को हत्या के रूप में पेश किया, बेहद अपमानजनक बातें कही। 2012 में प्रधानमंत्री ने सुनंदा पुष्कर जी की मृत्यु से पहले 2012 में तत्कालीन भाजपा नेता, तब प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी मंच से थरूर पर कटाक्ष किया था और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा हल्का सा बयान आज भी चर्चा में रहता है। बहरहाल 2021 में शशि थरूर को कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि चार्जेस जो दिल्ली पुलिस ने लगाए थे वो प्रमाणित नहीं हो पाए। पर राजनीति में हर आरोप एक लंबा साया होता है और आज तक वो साया थरूर साहब को छोड़ नहीं रहा है। वे जब भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बोलते हैं या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाते नजर आते हैं तो लोग पूछने लगते हैं, कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि जिस पार्टी ने आपके निजी दुख को राजनीतिक हथियार बनाया, भद्दी टिप्पणियां की, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगता है कि कहीं सुनंदा पुष्कर की मौत का शशि थरूर के बदलते विचारों से कुछ लेना देना तो नहीं। इसी बीच ये जो वंशवाद पर 31 या 30 अक्टूबर का उनका लेख आया है, वो कुछ इसी तरह का इशारा करता है कि शशि थरूर अब कांग्रेस से विदा लेना चाहते हैं। पहले शशि थरूर के आलेख पर चर्चा करते हैं। शशि थरूर ने अपने इस आलेख में भारत की राजनीति में नेतृत्व जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए, इस बात को उठाया है। उन्होंने कहा है कि योग्यता ही सर्वोपरि मानी जानी चाहिए। निश्चित तौर पर सिद्धांततः यह बिल्कुल सही है,
पर यह तभी पूर्ण सत्य मानी जाती जब इसका दायरा केवल कांग्रेस पार्टी या गांधी नेहरू परिवार नहीं रहता। भाजपा में भी तो वंशवाद की पूरी फसल खड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह एमएलए हैं, नोएडा से एमएलए हैं। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को संसद भेजा गया है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को जब उनके पिता ब्रजभूषण पर आरोप लगे थे, हंगामा मचा हुआ था, तब भी बीजेपी ने टिकट दिया और वो सांसद हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह राजनीति में हैं। कर्नाटक के दिग्गज भाजपा नेता येदियुरप्पा के बेटे वीवाई राघवेंद्र राजनीति में हैं। महाराष्ट्र के नेता हैं शिंदे, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे राजनीति में हैं। स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी की बेटी पूनम महाजन राजनीति में है। ये सब भाजपा के नेता हैं। कल्याण सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के दिग्गज मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे राजू राजनीति में हैं, शायद अभी भी एमएलए हैं। लेकिन थरूर साहब ने भाजपा में वंशवाद पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की, जहाँ तक मेरी जानकारी है। गांधी परिवार को उन्होंने इस अपने आलेख में टारगेट किया है और यही जो उनका चयन है, सेलेक्टिव चयन है, वो इशारा करता है कि उन्होंने सिद्धांत को आधार बनाकर यह आलेख नहीं लिखा है, इसके पीछे जरूर कोई राजनीति थी। और इस बहस में एक नया अध्याय भी है। वो अध्याय है थरूर साहब का हालिया बयान जो उन्होंने आडवाणी जी के 89th बर्थडे में दिया, जिसमें उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू से कर दी। यह तुलना केवल एक प्रशंसा नहीं है, यह एक आप कह सकते हैं पॉलिटिकल मैसेज है, राजनीतिक संकेत है, संदेश है। अब देखिए, आडवाणी जी और नेहरू दोनों कंप्लीटली डिफरेंट थॉट प्रोसेस के हैं, भिन्न विचारधाराओं के हैं। दोनों की राजनीतिक संस्कृति कहीं से मेल नहीं खाती। उन्हें एक तराजू में रखकर आखिर थरूर क्या कहना चाह रहे हैं, इसको आप 3 तरीकों से समझ सकते हैं। पहला, शशि थरूर यह बताना चाहते हैं कि वो केवल कांग्रेस के नेता नहीं हैं, बल्कि भारतीय इतिहास और राजनीति को संतुलित दृष्टि से देखने वाले एक इंटरनेशनल फेम के विद्वान हैं। दूसरा, यह तुलना भाजपा में बैठे लोगों के लिए थरूर का एक सॉफ्ट मैसेज माना जा सकता है कि थरूर कांग्रेस के आंतरिक आलोचक हैं, पर भाजपा के जो वैचारिक आइकन्स हैं, जो संस्थापक हैं, उनके प्रति वो सम्मान रखते हैं। और तीसरा, यह कांग्रेस नेतृत्व को एक चेतावनी है कि थरूर को केवल पार्टी लाइन से बंधा नेता नहीं माना जाए। शायद एक और चीज़ है, थरूर कोशिश कर रहे हैं कि उनके इस प्रकार के बयानों से नाराज होकर कांग्रेस उनको बाहर निकाल दे, ताकि उनके लिए बीजेपी में जाने का रास्ता खुल सके। तब ये प्रश्न उठता है, ऐसे में ये सवाल उठता है, शशि थरूर एक पहेली बनकर सामने आते हैं और सवाल उठता है, क्या शशि थरूर सही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने का मौका तलाश रहे हैं? क्या वे कांग्रेस को सुधारने के लिए लड़ रहे हैं? क्या यह लड़ाई वास्तव में उनके राजनीतिक स्थान को, उनके राजनीतिक जीवन को एक अलग स्तर पर ले जाने का उनका प्रयास है? वे क्या इस स्थिति में आना चाहते हैं, खुद को ला रहे हैं कि कांग्रेस या तो उनको कोई महत्वपूर्ण पद दे, हालांकि वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी शामिल हैं और केरल कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी उनको बुलाया जाता है, लेकिन संभावना है कि या तो वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस उनको कोई महत्वपूर्ण पद दे, उन्होंने खड़गे साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा था अध्यक्ष पद का, और या फिर वे चाहते हैं कि कांग्रेस उनको बाहर निकाले, जैसे उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक मुद्दों को उठाने वाला एक व्यक्ति माना जाए जो शहीद हो गया। ऐसी छवि यदि वो बना पाएंगे तो उनको शहरी शिक्षा प्राप्त लोग, जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उदार मध्यम वर्ग है, उससे सहानुभूति मिलेगी। लेकिन अगर वो खुद से बाहर जाते हैं तब बड़ा संकट है। लोग उन पर आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने समझौता किया है अपनी विचारधारा से। हालांकि तब भी भाजपा, मैं समझता हूं, उनका खुले मन से स्वागत करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ा संकट है, उसके पास बुद्धिजीवियों की बहुत भारी कमी है। पर्टिकुलरली इंटरनेशनल मामलों को समझने के लिए भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा, राजनीतिक चेहरा नहीं है। ऐसे में भाजपा तो उनको शायद हाथों हाथ ले ही लेगी। बहरहाल, थरूर अभी कांग्रेस को छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो भाजपा की खुली आलोचना करने से भी बच रहे हैं। इससे आप उनका
स्ट्रेटेजिक न्यूट्रल पोजीशनिंग बता सकते हैं। यह स्थिति उन्हें कांग्रेस के भीतर भी रख रही है। कांग्रेस का एक वर्ग उनको महत्व दे रहा है और बाहर जाने के दरवाजे भी खुले हुए हैं। कांग्रेस इस बात को समझती है। कांग्रेस नेतृत्व ने थरूर के ताज़ा बयान और आलेख के बाद उनको पूरा इग्नोर कर दिया है। ये कहा है ये थरूर के निजी बयान है, क्योंकि कांग्रेस जानती है यदि थरूर को मौका दे दिया गया, उन पर कोई एक्शन ले लिया गया तो शहीद बन जाएंगे और कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस तो उनको इग्नोर कर रही है और यही कारण है कांग्रेस लीडरशिप जो उनको इग्नोर कर रही है, उससे आहत थरूर अपनी पोजीशन को, अपने स्थान को एक आइडियोलॉजिकल ऑब्जर्वर की तरह रख रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टी लाइन से नहीं बंधा है, बस केवल ईमानदार सैद्धांतिक बातें करता है। वंशवाद पर उनका जो ये हमला है वो उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है। वे जानते हैं कि वंशवाद शब्द का से सबसे ज़्यादा चोट कांग्रेस को पहुंचती है, क्योंकि गांधी परिवार कांग्रेस की केंद्रीय धुरी है। भाजपा को यह मुद्दा पसंद है, इसलिए थरूर का लेख स्वाभाविक रूप से भाजपा के नैरेटिव को मजबूती देता है और भाजपा के लिए यह अवसर बन जाता है। वो कह रही है कि देखो कांग्रेस का ही एक बड़ा नेता कांग्रेस को गलत बता रहा है और थरूर को भी बड़ा फायदा होता है। वे चर्चाओं में बने रहते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर, इस दलगत राजनीति से ऊपर, निश्चित तौर पर वंशवाद लोकतंत्र के लिए भी एक बड़ा सवाल है। क्या वंशवाद केवल एक पार्टी का मुद्दा है? भारतीय राजनीति के इतिहास में परिवार आधारित राजनीति कांग्रेस में है तो समाजवादी पार्टी में भी है, राष्ट्रीय जनता दल में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी है, अकाली दल में भी है, टीआरएस में है, डीएमके में है, शिवसेना में है, यहाँ तक कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी इससे बची नहीं रही है। इसलिए वंशवाद पर थरूर की लड़ाई निश्चित तौर पर एक सही लड़ाई है, मेरी समझ से एक सैद्धांतिक बात है, लेकिन वो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, अन्य किसी दल का भी वो जिक्र करने से बचते हैं। जब इस प्रकार के इश्यूज जो हैं वो चयनात्मक हो जाते हैं, किसी एक के खिलाफ हो जाते हैं, तो स्पष्ट नज़र आता है कि यह विचार नहीं है, ये राजनीति के कारण उठाया गया मुद्दा है। इसलिए निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि शशि थरूर का मौजूदा राजनीतिक हस्तक्षेप एक साधारण टिप्पणी नहीं है और ना ही वैचारिक टिप्पणी है। उसमें वैचारिक गंभीरता जरूर तलाशी जा सकती है, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक गणित है। वे कांग्रेस में बने हैं, लेकिन ऐसे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं कि यदि ज़रूरत पड़ी और कांग्रेस और रसातल में गई तो उनके बाहर जाने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना बनी रहे। वे वंशवाद का विरोध तो करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा से दूरी नहीं बनाना चाहते हैं। वे गांधी परिवार पर चोट करते हैं, लेकिन आडवाणी की तारीफ करते हैं। यही शशि थरूर जैसों की पॉलिटिक्स का सार है, विचार के साथ अवसरवादिता की घालमेल। इसमें जोखिम भी है, संभावनाएं भी हैं। यह राजनीति उतनी बौद्धिक है जितनी ये प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। इसलिए आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि शशि थरूर अंततः किस दिशा में बढ़ते हैं। क्या वो सही में सुधारक बनके कांग्रेस के भीतर इंटरनल डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाह रहे हैं, या वो अपने लिए कोई बढ़िया अवसर तलाश रहे हैं। फिलहाल इतना निश्चित है कि उनके इस ताज़ा आलेख ने और आडवाणी जी को लेकर दिए गए बयान ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस पैदा कर दी है, और इस बहस के जरिए शशि थरूर ने अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस भी बना डाला है।